स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर बताएं आपको। पहले प्रमोशन में आरक्षण पर चल रही हड़ताल से राज्य निगम के कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने खुद को अलग कर लिया है। पहले निगम के कर्मचारी आज से हड़ताल में शामिल होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री से वार्ता हुई जिसके बाद निगम महासंघ ने हड़ताल से खुद को अलग रखने का फैसला कर लिया है। वहीं जनरल ओबीसी महासंघ कह रहा है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी, उनका निगम महासंघ से कोई लेना देना नहीं है। किशोर रावत देहरादून से जुड़े हैं। तो किशोर, तारीखें बढ़ती रही आगे और एक बार फिर साथ नहीं मिला है हड़ताली कर्मचारियों को। बिल्कुल, सबसे पहला अपडेट तो यह है कि जो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ है उनकी आज चीफ सेक्रेटरी के साथ करीबन 10 बजे से बैठक शुरू होनी है और शुरू होनी थी। फिलहाल बैठक चल रही है, उसमें ये तमाम जो पदोन्नति के आरक्षण को लेकर हड़ताल चल रही थी उस बारे में वार्ता होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लगातार 2 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं जनरल ओबीसी महासंघ के कर्मचारी, उनका साफ कहना है कि ये लोग हमारे साथ हड़ताल पे नहीं आए थे। हाँ, हालांकि इन्होंने 18 तारीख यानी आज के लिए सहमति जरूर दी थी कि हम इनके साथ समर्थन देंगे, लेकिन इनका हड़ताल से हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो हड़ताल चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 भागों में जरूर बढ़ चुका है। हालांकि वो मना कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हड़ताल में शामिल नहीं थे। हड़ताली कर्मचारी दिखाने की कोशिश करें कि कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आंदोलन कमजोर जरूर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर जानकारी के लिए। तो 2 मार्च से करीब 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और एकजुटता बनाए रखने के लिए छापामार टीमें भी बनाई है। कई जगह इनकी थोड़ी सी बदसलूकी भी नजर आई है। ऑफिसों में जा रही है टीम और कोई भी अगर काम करते हुए नजर आ रहा है तो उन्हें पकड़ा जा रहा है। किसी के मुंह में काली पोती जा रही, किसी जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये एक वीडियो सामने आया जिसमें देखिए ऑफिस में काम करे कर्मचारी को बिच्छू घास यानी कंडाली, एक ऐसी घास जिसे लगाने से बड़ी सनसनी होती है, तो वो कंडाली लगाई गई और इससे कर्मचारी बुरी तरह बौखलाकर ऑफिस से बाहर भाग खड़ा हुआ। तो ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर। इससे पहले भी पौड़ी की तस्वीर आई थी जहाँ एक कर्मचारी के मुंह में काली पोती गई थी। देहरादून में कर्मचारी को जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। कौन होते हो तुम? तुमने गद्दारी क्यों की? क्यों नहीं आएंगे? कंडाली लगा के हम नहीं आएंगे। कंडाली लगाने वाले तुम होते कौन हो? Who are you to कंडाली में? चलो ऐसी बात कर। बदतमीजी है ये, बहुत बड़ी बदतमीजी है। आपने मेरे मुंह पे कर्नाली कैसे लगाई बताओ आप? संगठन चलो हाथ निकाल लीजिए। कौन संगठन? क्या संगठन है? ऐसी की तैसी में जाएगा तुम्हारा संगठन। अभी से बात करो पहले। ये बात बोलो आप। बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं नहीं मानता संगठन। चलो अभी मैं नहीं मानता। कर्नाली लगाने वाले कौन होते हो? इनकी फोटो खींचो ना, फोटो खींचो इनकी। मैं तुम्हारे ऊपर आज केस करूंगा, देख लेना। गलत बात है ये, गलत बात है। क्यों कलर लगाई तुमने मेरे ऊपर? कौन होते हो तुम? तुमने गद्दारी क्यों की? किसी बात की गद्दारी? मैंने कोई चीज उठाई तुम्हारे घर से? बदतमीजी है। तो ये वो हड़ताल कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो टसल दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। अब बात कोरोना की करें तो दून अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में सूर्यकांत धस्माना के साथ जो 7 लोग गए थे वो भी नप गए हैं। सभी 7 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मीनाक्षी के आदेश के बाद उनके घर में ही आइसोलेट करने के आदेश दे दिए गए हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के साथ साथ सोमवार को 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में चले गए थे, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बिठाते हुए 2 पत्रकारों समेत 7 लोगों से घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। साथ ही इन 14 दिन के अंदर अगर किसी भी तरह की सर्दी खांसी की कोई शिकायत मिलती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है और साथ में 104 हेल्पलाइन नंबर पर भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। तो तस्वीर उस वक्त की जब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना अपने 7 कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड के अंदर दाखिल हो गए थे। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो भारती, ये भारी पड़ गई नेतागिरी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप प्रीति कि जो 7 लोग थे उनको भी होम क्वारंटाइन के ऑर्डर सीएमओ की तरफ से दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर इन 14 दिन के अंदर उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अगर उनको लगते हैं तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें और इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग आइसोलेशन वार्ड में चले गए थे प्रीति, और इनमें से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने बात भी की थी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उससे। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि सूर्यकांत धस्माना पहले गए और उनके साथ साथ ये 7 लोग भी वहां पर गए थे, तो चिन्हित इन्हें कर लिया गया है और सीएमओ की तरफ से साफ तौर पर ऑर्डर की 14 दिन तक ये लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे। चलिए, तो इन्हें घर में क्वारंटाइन कर दिया गया, यानी कि इनको सब लोगों से अलग रहना होगा, आइसोलेट रहना होगा। और इसमें सूर्यकांत धस्माना उनके साथ कार्यकर्ता भी हैं और साथ में 2 पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए।
तो जब ये घटना सामने आई थी उसके बाद अब दून हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड के बाहर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब वहां पर एसडीआरएफ के जवान तैनात है ताकि कोई भी शख्स बेवजह अंदर न दाखिल हो। ये तस्वीरें देखिए, आइसोलेशन वार्ड के बाहर की सुरक्षा है। दरअसल सूर्यकांत धस्माना जिस तरह अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हो गए थे तो उसके बाद सवाल उठे कि आखिर उनको ऐसी अनुमति क्यों दी गई और क्यों और कैसे वो वार्ड के अंदर दाखिल हुए। तो फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए वार्ड के बाहर जवानों को तैनात किया गया है। तो राज्य में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, कितने पेशेंट हैं, कितने सैंपल का अभी इंतजार किया जा रहा है, इन सब की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग देने वाला है। डीजी हेल्थ और एमडी एनएचएम आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अगर अभी तक के आंकड़े हम आपको बताएं तो कुल 51 ऐसे मरीज हैं, संदिग्ध हैं, जिनके सैंपल लिए गए हैं। 28 की जांच नेगेटिव आई है, 1 की पॉजिटिव आई है और अभी 9 नए सैंपल भेजे गए हैं जिनका इंतजार हो रहा है। और इनमें से 10 देहरादून के हैं, उधम सिंह नगर के 6 हैं, हरिद्वार के 3 नए सैंपल हैं। तो उन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के भी सैंपल लिए गए हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उनसे संपर्क में थे। तो फिलहाल अब इन सभी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। उधर उत्तरकाशी में भी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर दी है। 10-10 बेड के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। ये वार्ड आदर्श सांसद गांव बौड़ में बने हैं और नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में इन 2 वार्ड्स को बनाया गया है। इसके अलावा इन वार्ड के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी उपकरण भी मंगवा दिए हैं और जो भी जरूरी दवाइयां होती हैं, मास्क होती हैं, जो भी इसके ट्रीटमेंट के लिए सामान चाहिए, उस सब की व्यवस्था की जा रही है। और खास तौर पर उन लोगों पर नजर है जो बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। उसकी क्वारंटाइन की पूरी व्यवस्था कर दी गई। संबंधित जो भी दवाइयाँ चाहिए वो सब इंडेंट कर ली गई हैं। थोड़ा सा वेंटिलेटर की आवश्यकता है, वेंटिलेटर हमारा बड़कोट में, वेंटिलेटर इधर भी हम इंडेंट करा लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लेवल तक हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट को उत्तरकाशी में ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार इसमें मीटिंग और निर्देश दिए जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए और कब कब चाहिए। पूरी फंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सारी मेडिसिन हमारे पास है। हमारा आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटीन वार्ड प्लस वहाँ पे जो भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाना है वो सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। सिमिलरली हम लोग ध्यान भी रख रहे हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं उन पे हमारा पूरा वो है। और इसके अलावा जो सफाई विशेष स्वच्छता अभियान हमारे चलने हैं नगर पालिका क्षेत्रों में या हॉस्पिटल्स में ज़्यादा सफाई रखी जानी है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो एक मुनादी या एक हमारी गाड़ी के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि ज़्यादा सामाजिक संपर्क से बचने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर हर जगह तैयारी की गई। उत्तरकाशी में 2-2 वार्ड ऐसे बनाए गए हैं जहां पर कोरोना से अगर कोई भी सस्पेक्टेड आता है तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा। इन सबके बीच कोरोना को लेकर बैठक भी चल रही है। हरिद्वार की औद्योगिक इकाइयों पर इसका क्योंकि गहरा असर पड़ा, इस वजह से सिडकुल के स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में 30% तक की गिरावट आ गई है। कोरोना के असर की वजह से फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं आ पा रहा है और जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। हरिद्वार सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के बैनर तले उद्योगपतियों ने हरिद्वार में सीएमओ सरोज नैथानी के साथ एक बैठक की और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है इसको लेकर सुझाव मांगे हैं। उन प्रिकॉशंस को जो आप बताएंगे हमको, हम जैसे बैनर इसकी बड़े इनको लीफलेट्स, बैनर्स जगह जगह लगा दें और शॉर्ट ग्रुप्स में जो आपने मुझे कहा कि इनके जो सुपरवाइजर्स हैं जिनके नीचे 25-30 लोग हैं वो उनको पर्कुलेट कर, इस तरह से आई थिंक सभी लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे। हर ओर कोरोना का असर है। अगर जिम कॉर्बेट पार्क की हम बात करें तो यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा आते थे और इसमें आय का अच्छा खासा साधन बनता था, लेकिन 31 मार्च तक इसे भी बंद कर दिया गया जिससे पर्यटन व्यवसाय लड़खड़ा गया है। मार्च के महीने में कॉर्बेट पार्क को बंद करना पड़ा है, जिससे रामनगर की होटल इंडस्ट्री के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों को भी तगड़ा झटका लगा है। होटल व्यवसायियों की माने तो इस बंदी से उन्हें करीब 50 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है, जबकि यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का भी 3 से 5 करोड़ का व्यापार प्रभावित होगा। कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए की बुकिंग है जो अगले 2-3 महीनों में पूरे कॉर्बेट के सराउंडिंग में कैंसिल हुई है। काफ़ी बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को इस कोरोना वायरस से और पार्क बंद होने से हो रहा है। कॉर्बेट पार्क के बंद होने से रामनगर के कारोबार को लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि रिजॉर्ट होटल वालों व सरकार को जो नुकसान होगा वो अलग से है। कॉर्बेट में इन दिनों 1000 से ज्यादा लोग हर दिन आते हैं, जिनसे इन दिनों में करीब 55 लाख का राजस्व आता है और पार्क बंद होने से सरकार को भी इस राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। प्रतिदिन लगभग 1000 पर्यटक आ रहे थे, तो उस हिसाब से लगभग 14 से 15,000 पर्यटक जो हैं इस बीच आने थे और लगभग इससे लगभग 55 लाख की लगभग राजस्व
की हानि हो सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बंद होने से जहां कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से जनता को बचाया जा सकेगा, वहीं इसके बंद होने से यहां की आर्थिकी पर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। तो कोरोना से बचने के हम लाख उपाय कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जिसे हम हमेशा अपने पास लेकर चलते हैं, आपका मोबाइल। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मोबाइल भी कोरोना के संक्रमण को फैला सकता है। कोरोना से पूरी दुनिया सहमी हुई है और भले ही आप अपने मुंह पर लाख मास्क लगा लें, हाथों को रगड़ रगड़ कर धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसानी से कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मुताबिक आपका मोबाइल कोरोना वायरस का सॉफ्ट अड्डा है। कैसे, आप खुद भी सुनिए। तो मोबाइल या अन्य कोई भी प्लास्टिक सर्विस में ये देखा गया है कि कोरोना का वायरस 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वहाँ पर रह सकता है। तो इसको अगर बार बार इसको छूते हैं हम लोग और ऐसे स्थान में गए हैं जहाँ पर कि और संक्रमित लोग हों, तो ये इन्फेक्शन आपके परिवार के, प्रिय लोगों के और समाज में अन्य लोगों को भी फैल सकता है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर जिस मोबाइल को लेकर डरावनी बातें बता रहे हैं, उससे आम आदमी अनजान है। ये जानकारी आप ही के द्वारा मुझे मिली और वास्तव में गंभीर विषय है और इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दरअसल कोरोना का वायरस हाथों के जरिए ही नाक और मुंह में प्रवेश करेगा। ऐसे में अगर मोबाइल में कोरोना वायरस चिपका है तो आप आसानी से इसके शिकार हो सकते हैं। साफ है, सुबह से लेकर शाम तक आपके कान से चिपके रहने वाला ये मोबाइल कोरोना वायरस के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अड्डा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप घर पहुंचें तो इसको सैनिटाइज करना न भूलें ताकि आपके घर वाले बीमार होने से बच सकें। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र गी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो एडवाइजरी जारी की जा रही, तरह तरह के एहतियात बरते जा रहे, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट का गोबर ज्ञान सामने आया है। वो नुस्खा बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट कहते हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो रोज सुबह 2 चम्मच गौमूत्र पिएं और गाय के गोबर की राख को पानी में मिलाकर उसे छान कर तैयार करें और फिर उस पानी से स्नान करें, जिससे आप वायरस से बच सकते हैं। परंपरागत रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग उसका पालन करते आए हैं। नहाने के, सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद अगर 2 चम्मच गोमूत्र को खाली पेट ले लिया जाए तो शरीर के अंदर विषाणु का नाश होता है। ये मैंने सुझाव दिया है। दूसरी बात, गोबर का जो गोसा बनता है, गोबर के गोसे की जो राख होती है जलाने के बाद, उस राख को छान कर नहाने से भी शरीर के अंदर विषाणु प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये सुझाव होते हैं। इसके अलावा और भी सुझाव है कि मैंने उसमें लगभग कोरोना से बचा जाए। अब कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते विषाणु के, उससे बचने का आयुर्वेदिक पक्ष है। तो ये अजीबोगरीब नुस्खा जो विधायक जी दे रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कुछ गीत भी कोरोना से जुड़े सामने आए हैं, सुनाते हैं आपको। बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं, बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, धंधे तो यूं चौपट मत करो ना। चाइना की है ये सारी मेहरबानी। और ऐसे ही एक गीत पहाड़ी धुन में भी सामने आए, बोल हालांकि उसके हिंदी के, इसमें भी लोगों से कोरोना से बचने की अपील की जा रही है। गर्मी बढ़ेगी खुद ही मिटेगा, सुनो कोरोना, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, संभल के चलना है, अब हेलो हाय कहना छोड़ के नमस्ते करना, नमस्ते करना, चाइनीज माल है थोड़ा ही टिकेगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे। आज त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और सरकार इस मौके पर 3 साल का प्रदेशवासियों को
धन्यवाद देते हुए आभार जताते हुए अपना ब्यौरा भी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 3 साल पहले तक नीति निर्माण में मूल भावनाओं का अभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और गैरसैंण की घोषणा राज्य आंदोलनकारी माताओं और बहनों को समर्पित है। साथ में मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को भरोसा भी दिलाया कि अगले 2 साल में गैरसैंण की भावना को साकार होते हुए देखेंगे। यानी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं मुख्यमंत्री कि पूर्ण रूप से राजधानी गैरसैंण को बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बातें कम काम ज्यादा की सोच पे काम किया है और मोदी जी के मार्गदर्शन में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। तो 3 साल पूरा होने पर आज विकास पुस्तिका जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री आज इसका विमोचन करेंगे और दोपहर 12 बजे सचिवालय में कार्यक्रम होगा छोटा। इससे पहले बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना के चलते अभी औपचारिकता होगी। वहीं कांग्रेस ने भी इस मौके के लिए तैयारी कर ली। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कांग्रेस कह रही है कि वो राज्य सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखेगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार पर निशाना साधेंगे। तो सरकार ने अपने 3 साल में क्या कामकाज किए इसका लेखा जोखा रखा, लेकिन अगर हम बात करें विधायकों की, उन्होंने क्या किया, तो दिसंबर 2019 तक ऐसे सिर्फ 18 विधायक ही हैं जो अपनी विधायक निधि का महज 70% खर्च कर पाए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिन विधायकों के दम पर सरकार बनी और जिन पर विकास की बड़ी जिम्मेदारी है, वो जनप्रतिनिधि अपनी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए और ज्यादातर विधायक इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों पर नजर डालें तो हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद ने 78% विधायक निधि खर्च की है। हरिद्वार भेल से आदेश चौहान ने 76% पैसा खर्च किया है। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने अपने विधायक फंड का 76% इस्तेमाल किया है। कपकोट के विधायक बलवंत सिंह ने 76%, मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने 74%, टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने 74%, तो लालकुआं के नवीन दुमका ने 74% और लोहाघाट के पूरन पर्तियाल ने 74% विधायक निधि का इस्तेमाल किया है। वहीं कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो 50% भी अपनी विधायक निधि का खर्च नहीं कर पाए। विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी विधायकों में मदन कौशिक जो हरिद्वार से विधायक हैं, वो 40% विधायक निधि ही खर्च कर पाए हैं। श्रीनगर के विधायक धन सिंह ने 41%, गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत ने 45%, बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने 45%, डीडीहाट के विधायक भूषण सिंह चौपाल ने 45%, कर्णप्रयाग के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने 46%, तो प्रतापनगर के विधायक विजय सिंह पवार ने 47% का विधायक निधि का इस्तेमाल किया है। हालांकि विधायक गणेश जोशी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए विधायक निधि को खर्च करना चाहिए। जो भी पैसा चाहे राज्य योजना के माध्यम से मिलता हो, चाहे विधायक निधि के माध्यम से मिलता हो, चाहे हम अन्य स्रोतों से जनरेट करते हैं, ये पैसा जनता की सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए हमें मिलता है और इसको अगर समय पर न खर्च करें, उसका लाभ जनता को न मिला तो उसका बेकार है। भले ही बीजेपी के विधायक विकास की बात कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर विधायक अपने इलाके में विकास के लिए मिलने वाले पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। साथ ही यहां निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। ये बात रामनगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कह रहे हैं। उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। हमारे यहाँ लेटी का मामला है, 700 मीटर रोड घोषणा कर दी है, तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी होगा और वहाँ पर कार्य भी होंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि त्रिवेंद्र सिंह सरकार की है। कांग्रेस आज कहने को कह रही है हम स्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन अगर इनसे कोई पूछे 10 साल तुमने राज किया है तो उसमें तुमने ग्रीष्मकालीन तक नहीं बनाई। ये तो रिएक्शन में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं रिएक्शन में बोल रहे हैं, किया कुछ नहीं। आज त्रिवेंद्र सिंह जी ने करके दिखाया है, वो बधाई के पात्र। तो आज के मौके के लिए सरकार ने विपक्ष ने तैयारी की है, बताएंगे आपको किसने क्या कहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होनी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। काशीपुर पुलिस ने गोदाम से शराब का जखीरा बरामद किया है। इससे शराब की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। आईटीआई थाना क्षेत्र में पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद बीरपुर कटैया गांव में पुलिस ने छापेमारी की, तो यहां से 557 पेटी शराब मिली है, जो चंडीगढ़ और हिमाचल ब्रांड की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शराब को कब्जे में लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमें 557 अंग्रेजी शराब की पेटियां
बरामद हुई हैं, जिसमें नेवी ब्लू और ब्लैक हॉर्स ब्रांड उसमें पाए गए। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यहाँ पैसेंजर का ट्रेन का जो पहला ट्रायल था वो किया गया और काफी हद तक इस ट्रायल को सफल माना जा रहा है। और मुख्य रेल सेफ्टी कमिश्नर शैलेश पाठक ने योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन की चेकिंग भी की और थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उसे दूर कर ऑपरेशन को मंजूरी देने की बात कही है। इस रूट पर 20 दिन पहले मालगाड़ी का भी ट्रायल हुआ था। और अब बात राज्य के मौसम की करें तो एक बार फिर मौसम बदल सकता है, हालांकि इसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 21 मार्च तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। लेकिन 22 मार्च के बाद फिर राज्य का मौसम बदलेगा, साफ रहेगा मौसम, जिससे तापमान बढ़ेगा। तो राज्य के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आएगा, हालांकि इस बार ये बदलाव कुछ दिन का है, इसके बाद फिर यहां तापमान बढ़ने वाला है। और बड़ी खबर है दूनबर से, जहां हड़तालियों पर प्रशासन सख्त हुआ है। परेड ग्राउंड के चारों ओर लॉक कर दिया गया है, धरना स्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं कई सारे कर्मचारी, जिससे सड़कों पर ही नारेबाजी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देखें, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ कर्मचारियों का लगातार आंदोलन चल रहा है। तो हड़ताली कर्मचारी पर सख्ती करते हुए प्रशासन ने परेड ग्राउंड को चारों ओर से लॉक कर दिया है। एक तरह से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोरोना को देखते हुए 50 से ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं होंगे। फिलहाल हड़ताली कर्मचारी जो परेड ग्राउंड के अंदर नहीं पहुंच पाए, तो सड़क पर ही इन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। इससे पहले आज कर्मचारी महासंघ निगम, जिसने हड़ताल से किनारा कर लिया है, और ऐसे में जब परेड ग्राउंड भी नहीं मिला इन कर्मचारियों को, तो इन्होंने सड़क पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।